हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम सेम 6 का सब्जेक्ट है आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा और फिर पेपर पैटर्न के बारे में भी कुछ डिस्कशन करूंगा ताकि आप लोग को एक आइडिया आ जाए कि प्रिपरेशन किस तरह से आपको करना है टीवाई बीकॉम सेम 6 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर, ताकि आप लोग आउट ऑफ मार्क्स ला सके। कुछ टिप्स और कुछ सजेशंस भी दूंगा मैं, वो आप लोग ध्यान में रखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो, ताकि वीडियोस मिलते रहें आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आप लोग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए लेक्चर्स के वीडियो, डिटेल लेक्चर्स के, ऐसा नहीं मतलब मेरा लेक्चर वीडियो ऐसा नहीं होता है कि आधा कट किया मैंने या कहीं और आप लोग को बोलूँगा कि विजिट कीजिए और देखिए या पे कीजिए, वटेवर। आप लोग को पूरा क्लियरली यही चैनल पे पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उसमें। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक, मतलब हमारे सिलेबस पे। पहले मैंने लिख के रखा है आप लोग के लिए। आपका फर्स्ट लेसन है अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला लेसन क्या है आप लोग का? अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन और थोड़ा बहुत आप लोग ने एसवाई बीकॉम में सॉल्व किए थे। अमालगमेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि दो कंपनियां मिलती हैं और एक नई कंपनी बनती है, तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन। दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, दोनों की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, उसी को हम लोग अमालगमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के पास है वोडाफोन और आइडिया, ठीक है ना। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो छोटी कंपनी रहती है या दूसरी कंपनी रहती है जिसको खरीदा जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? खत्म होती है, उसका नाम, जैसे यूनिनॉर का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बराबर ना, तो वो खत्म हो गई, उसको अब कोई नाम ही निशान नहीं है उसका, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी का एब्जॉर्प्शन करे, एक कंपनी दो तीन कंपनी को एक साथ भी खरीद सकती है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट में है आप लोग का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सॉरी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप लोग ने पिछले सेम में किए थे, सेमेस्टर 5 में। अब आप लोग को है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दोनों में डिफरेंस ये है, मेजर डिफरेंस, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी खत्म नहीं होती थी, लिक्विडेट नहीं होती थी, बंद नहीं होती थी, सिर्फ अपनी एसेट्स लायबिलिटी को एडजस्ट करके अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी और फिर एक नई कंपनी बनती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत, मतलब बोलते ना, करंट सिनेरियो को देख के, अभी जो सिचुएशन चलती है कंपनियों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अगर आप लोग को नॉलेज होगा तो आप लोग को जॉब वगैरह में बहुत काम आएगा। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर फॉरेन करेंसी। ऐसी कंपनियां जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगाऊंगा या बेचूंगा तो मुझे उस कंट्री का रुपीस, मतलब उस कंट्री का जो करेंसी है वो चाहिए होगी, पेमेंट उसमें ही करना पड़ेगा मुझे। रिसीव करूंगा तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, वहां का वो डॉलर में, मतलब समझो मैं अमेरिका से मंगा रहा हूँ, मैंने सामान बेचा है तो पेमेंट आएगा तो डॉलर में आएगा, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे होगा ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे भी आपने आज सामान आपने सेल किए या आपने कंसाइनमेंट भेजा या आपने ट्रांसपोर्ट में डाल दिया उसको शिप के जरिए, तो पैसा आपको फौरन नहीं मिलता है, 2 से 3 से 4 इंस्टॉलमेंट बाद मिलता है या 1 महीने बाद पूरा पैसा मिलता है, जैसा वॉट एवर कंडीशन आप लोग की होगी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो पैसा अगर आपने अभी उसको, हम लोग समझो एग्जांपल, यहाँ से मैंने कोई मशीन एक्सपोर्ट किया है अमेरिका के लिए, क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। अब वो $1000 की एक्सपोर्ट किया है मैंने, बराबर ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी डॉलर का रेट अलग है, अभी डॉलर का रेट क्या है? अलग है। जब 2 महीने बाद वो पेमेंट देगा तो उस वक्त में डॉलर का रेट क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है खास करके जब हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो डॉलर का रेट क्या होता है? जो करेंसी होता है, जो भी फॉरेन करेंसी है, जरूरी नहीं कि डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी कंट्री से हो सकता है अलग अलग, तो उसका रेट क्या होता है? फ्लक्चुएट हो जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग को उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब यह है कि कोई कंपनी क्या होती है? बंद होती है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब सारी एसेट्स को बेचेंगे और उसके बदले जो पैसा आएगा, उससे सारी लायबिलिटीज को क्या करेंगे? पे करेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो शेयर होल्डर्स लेंगे।
तो उसी को हम लोग वो प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो वो किस तरह से होता है वो प्रोसेस, पूरा ये चैप्टर में हम लोग को सीखना है। फिर उसके बाद है आप लोग का अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स, जब हम लोग कोई नई कंपनी या कोई ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, वो जब अपना नया शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उसको डाउट रहता है कि मेरे जो सब्सक्रिप्शन शेयर जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो पूरे नहीं होंगे या थोड़े कम पड़ जाएंगे। तो अगर कम पड़ जाएंगे तो सारे, मतलब बोलो ना एक लिमिट है, वो लिमिट के नीचे अगर आ गए आप लोग, तो आप लोग को सारे शेयर सब्सक्राइब करने, मतलब शेयर इशू करने ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस कंडीशन से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, किसी अंडर राइटर को सिलेक्ट करती है। अंडर राइटर वो इंसान होता है, वो कंपनी होती है या वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गारंटी लेता है कि आपके सारे शेयर सब्सक्राइब करवा के दूंगा। सारे शेयर सब्सक्राइब करके दूंगा मतलब कि आप लोग को 1000, समझो 1 लाख शेयर इशू करना है और पब्लिक ने सिर्फ 60,000 ही ली, तो बचे कितने, 40,000। तो 40,000 वो अंडर राइटर ले लेगा, गारंटी देगा कि वो मैं ले लूंगा। तो इसी को बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स को अंडर राइट करने की गारंटी लेता है वो। और जरूरी नहीं कि हर कंपनी सिर्फ एक ही अंडर राइटर से टाइप करे, 5-6 अंडर राइटर से भी टाइप कर सकती है, 2 से भी कर सकती है, 3 से भी कर सकती है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन क्वांटिटी, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4-5 अंडर राइटर रहेंगे तो सबकी अलग अलग लायबिलिटी रहती है, उसका कैलकुलेशन हम लोग को ये चैप्टर में सीखना है। फिर लास्ट में आता है अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म आप लोग ने पढ़ा था। तो पार्टनरशिप फर्म का सब में बड़ा प्रॉब्लम था कि उसकी एक तो स्पेशल अलग आइडेंटिटी नहीं रहती थी। पार्टनर्स और फर्म को हम लोग एक ही मानते थे, और दूसरा यह था कि दोनों की जो फर्म्स पार्टनर्स की लायबिलिटी रहती थी वो क्या रहती थी, अनलिमिटेड। मतलब अगर कंपनी डूबी, फर्म डूबा, तो सारा पैसा, मतलब अगर कम सारे एसेट बेचने के बाद पैसा कम पड़ा तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज होगी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये जो लिमिटेशन था उसको हटाया गया, जो कमी थी वो हटाया गया। उसमें क्या किया गया, ये एक्ट 2008 में बना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का बना 2008 में। आप लोग को 12th में, शायद आप लोग ने 11 में, अभी नई बुक्स में है, पहली बुक में, पुरानी बुक में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो आप लोग को इतना आइडिया होगा नहीं उसके बारे में। होगा तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या किया गया कि अब जो भी पार्टनर्स रहेंगे ये कंपनी के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पार्टनर रहेंगे वो लोग की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। मतलब अगर कंपनी डूबी तो सिर्फ कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे और जो पैसा होगा पे किया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी पार्टनर्स की। तो इसलिए उसकी अकाउंटिंग किस तरह से मेंटेन करेंगे वो हम लोग को सीखना है ये चैप्टर में। तो ये हो गया आप लोग के टोटल 5 चैप्टर। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत समझ के पढ़ना, सब रिसेंट सिनेरियो के ऊपर है, तो बहुत काम आएगा आप लोग को। अब आते हैं हम लोग पेपर पैटर्न पे। इसका पेपर पैटर्न एज इट इज सेम कॉस्टिंग का है। जैसा कि आप लोग को पता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव होता है और वो 20 मार्क्स का होता है। अब उसमें फिलअप, मैचअप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 वर्ड कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग देखोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे। अब उसमें क्या रहेगा आप लोग का, ए और बी सेक्शन रहेगा, ए और बी। ए बी 20 मार्क्स का और बी भी 20 मार्क्स का। आप लोग को या तो ए अटेम्प्ट करना पड़ेगा या तो बी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि ए के अंदर भी 2 क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन, मतलब A1 A2, A1 10 मार्क्स का, A2 भी 10 मार्क्स का। बी के अंदर भी हो सकते हैं 2, B1 B2, वो भी 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का। तो लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप लोग के बी का 1 अटेम्प्ट कर लिए, ए का 1 अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए के दोनों करना पड़ेगा, बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी के दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन है तो फिर टेंशन ही नहीं, ए पूरा अटेम्प्ट, बी पूरा। याद रखना खाली, या तो ए पूरा अटेम्प्ट करना है या तो बी पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं छोड़ने का उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया वैसे ही। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा आप लोग का सेम एज इट इज इसी की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही, मतलब उसमें भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे 2, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से अंदर सब क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज वैसा ही है, कोई चेंजेस उसमें भी नहीं, वो भी 20 मार्क्स और 20 मार्क्स का। मतलब ये 20 मार्क्स दोनों में से कोई एक ही है, तो मतलब एक ही मैं पकड़ता हूं। तो 20 कितना हो गया, 60, यहाँ पे सॉरी 40 हो गया, ये हो गया आप लोग का 60 बराबर है, और ये हो गया आप लोग का 80। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोग का, वो आता है थ्योरी। पहले आएगा आप लोग को लॉन्ग आंसर्स और उसके ऑप्शन में आएगा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आप लोग को 4 लिखना रहते हैं, लॉन्ग आंसर आप लोग को 2 लिखना रहते हैं।
लेकिन लॉन्ग आंसर में कोई आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा। दो आएंगे, एक 10 मार्क्स करेगा, दूसरा 10 मार्क्स करेगा, दोनों अटेम्प्ट करना रहेगा। शॉर्ट नोट में आप लोग को 4 लिखना है, लेकिन उसमें आप लोग को कभी कभार 6, कभी कभार 5, कभी कभार 7 में से 4, 5 में से 4, 6 में से 4 ऐसा लिखना रहता है, और वो एक 5 मार्क्स का होता है शॉर्ट नोट। ठीक है ना। तो ये है आप लोग का पेपर पैटर्न। अब मैं आप लोग को कुछ सजेशंस दूंगा कि आप लोग को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए कि आप लोग ये पेपर पैटर्न कवर करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 60 मार्क्स पे बहुत ध्यान देते हैं और ये छोड़ देते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये दूसरे के भरोसे करते हैं, एग्जाम के टाइम पे पूछ लेंगे या एग्जाम के एक रात पहले पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो उस माइंडसेट से जाओगे तो आउट ऑफ आना बहुत मुश्किल है, 90 आना भी बहुत मुश्किल है, 80 तक आ सकता है, वो भी बड़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि आप लोग ने सिर्फ इस पे फोकस किया। सब राइट आएंगे तो फिर 80 के करीब पहुंचोगे। तो आप लोग को ये दोनों को भी फोकस करना है, क्योंकि इन लोग दोनों मिला के 40 मार्क्स है। कितना मार्क्स है? 40, मतलब आप लोग का 40% है ये, तो आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या करना है आप लोग को, मैं कुछ टिप्स देता हूँ। सब में पहली टिप ये है कि आप लोग जब भी कोई भी लेसन स्टार्ट करो, समझो एग्जाम्पल आपने अमालगमेशन लेसन स्टार्ट किया, तो पहले क्या करो, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ लो, पूरी क्या कर लो, उसकी थ्योरी पढ़ लो। फिर उसके बाद लेसन जो भी है आप लोग के क्वेश्चन, आप क्लास जाते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो या इस कॉलेज जाते हो, उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वापस से जो थ्योरी थी आप लोग की पढ़ो, मेन पॉइंट हाईलाइट करो, ध्यान में रखो, और फिर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करो खुद से, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग को कॉन्सेप्चुअली कितना समझा है, अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। ये करने से फायदा ये होगा कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, और अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आप लोग उनके बेस पे शॉर्ट नोट लिख सकते हो। लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट नहीं करने बोलता हूं मैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि 10 मार्क्स का रहता है, तो एटलीस्ट 2.5 से 3 पेज आप लोग को लिखना है, तो उतना हम लोग अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो शॉर्ट आंसर क्या होते हैं, 1 से 1.5 पेज लिखना रहता है, 1.25 पेज। तो हम लोग जो शॉर्ट नोट है वो हम लोग लिख सकते हैं किसी टॉपिक पे, क्योंकि 1 से 1.5 पेज लिखना आसान होता है अपने वर्ड्स में बना के। तो आपकी मर्जी है, आप लोग को ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है, तो ये शॉर्ट नोट्स मैं सजेस्ट करता हूँ मोस्टली स्टूडेंट को, ताकि हाँ आप लोग जब थ्योरी जो मैंने बताया आप लोग को पहले पढ़ो, फिर सॉल्व करो, फिर वापस पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, तो उससे क्या होगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा। तो आप लोग शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग के सब टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। तो इस तरह से आप लोग फॉलो करेंगे। हाँ ये भी याद रखना कि जब भी आप लोग कोई लेसन पढ़ोगे तो उससे 2-3 पेज उसके पहले छोड़ लो, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि कुछ नई चीज़ आप लोग को मिलती है क्वेश्चन में। जैसे आप लोग अभी समझो एग्जांपल क्या बोलते हैं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, तो ये सब नॉर्मली आप लोग को पता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग दिख रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लो, हाईलाइट कर लो, मेन पॉइंट को लिख लो स्टार्टिंग के 2 पेज में, ताकि जब एग्जाम के टाइम पे या आप लोग रिवीजन करने बैठोगे तो रिवीजन करते टाइम पे वो आप लोग पहले पढ़ लो, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे कि हाँ ये लेसन में ये नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें तो आप लोग को पता है, नई चीज़ें स्किप हो जाती है दिमाग से, जो कभी कभार एक आध क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में बहुत कम आई रहती है, रेयरली आती है ना, रिपीट होती है वो चीज़ें, हर क्वेश्चन में नहीं रहती है। तो वो चीज़ें आप लोग लिख के रख लो, ताकि आप लोग उसको लेसन रिवाइज करने से पहले, एग्जाम से पहले उसको रिपीट कर लो और फिर लेसन समझने के लिए जाओ। ये याद रखना। हाँ ये भी याद रखना कि क्वेश्चन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो लिख के प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि सर ने करा दिए, मिस ने करा दिए, बोर्ड पे देख लिए, फोटो निकाल लिया, बस रख लिए। तो ऐसा करोगे तो आप लोग का राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगा, पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं चलेगा आप लोग का एग्जाम के टाइम पे, कॉलम समझ में नहीं आएंगे, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, पोस्टिंग कैसा करूं, प्रेजेंटेशन कैसा करूं, आप लोग को सब डिफिकल्टी आ जाएगी। तो याद रखना कि प्रैक्टिस करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। याद रखना प्रैक्टिस जरूरी है, लिखना, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो, ये याद रखो। और फिर एक चीज बदलता हूं कि आप लोग लेसन को रिवाइज कर लेना। मतलब ये नहीं कि अमालगमेशन अभी पढ़े, जनवरी में फिनिश हो गया, डायरेक्टली नवंबर बोल रहा हूँ, जून में, जुलाई में पेपर होगा तब पढ़ते बैठोगे तो भूल जाओगे। तो कोशिश ये करना कि 21 डेज के पहले उसको क्या कर लो, आप लोग रिवाइज कर लो। मैंने टाइम टेबल, डिटेल डिस्कशन, क्या क्या आप लोग को करना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाया है, शेड्यूल, स्टडी प्लान वगैरह पे भी, कि किस तरह से आप लोग 90% से ज़्यादा ला सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप लोग को देखना है तो देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोग को टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह दिया है, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया और बहुत सारे आप लोग को टिप्स भी दिए हैं। ये हो गया आप लोग का सिलेबस और पेपर पैटर्न। अब बात आती है सर इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बताओ कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़े। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये 2 चैप्टर जरूर कीजिए। ये 2 चैप्टर अगर आप लोग ने करा तो कंफर्म 40 मार्क्स आपको मिलना ही है, बहुत रेयर चांस होता है कि आप लोग को नहीं आएगा। ये 2 चैप्टर मतलब
प्रैक्टिकल ए बी और मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में अलग अलग आ ही जाते हैं, तो आप लोग को 40 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है ना। हाँ याद रखना, साथ में एक और चैप्टर कर लेना, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इतना करें तो आप लोग को मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है और ये 40, ये 3 चैप्टर में 40, तो आप लोग को 80 के करीब आराम से मिल जाएगा। हाँ आप लोग को अगर आउट ऑफ चाहिए, सब मार्क्स चाहिए या अच्छा नॉलेज चाहिए, तो आप लोग को सारे चैप्टर्स करना पड़ेंगे, इसमें से कोई स्किप नहीं कर सकते हो। एक भी स्किप करे आपने तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो एलएलपी के क्वेश्चन है या लिक्विडेशन के क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन में आते हैं, मतलब ए के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो 1 8 10 मार्क्स छूट जाते हैं अगर आप लोगों ने एक भी ऑप्शन में छोड़ दिए तो। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं, अगर क्या लाने का आप लोग को आउट ऑफ लाना है तो। हाँ अगर आप लोग को चलेगा 80 70 60 80 तक, तो आप लोग फिर जैसा मैंने बताया 3 चैप्टर भी करोगे तो आप लोग को लगभग 80 के करीब मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कुछ सजेशंस आप लोग को। आने वाले दिनों में मैं चैनल पे बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने वाला हूँ, और भी टॉपिक जो आप लोग के सब्जेक्ट्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आप लोग का क्या बोलते हैं कॉम 6, फिर आप लोग उसके बाद आएंगे इकोनॉमिक्स, तो उस पर भी मैं वीडियो बना देता हूँ कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये हो गया मेरा कुछ सजेशंस, टिप्स आप लोग को। वापस से बोलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। जितना वीडियो ग्रो होगा उतना मुझे मज़ा आएगा वीडियो बनाने में आप लोग के लिए। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग के सपोर्ट के लिए 5th सेम में बहुत सपोर्ट किया आप लोग ने, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और सब्जेक्ट लेके। थैंक यू वेरी मच।